फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे आइसोमेरिज्म में। तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपके दो या दो से अधिक ऐसे कंपाउंड्स जिनमें क्या हो, कनेक्टिविटी तो सेम हो लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस किस लिए हो, ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन द स्पेस। अगर स्पेस में एटम या ग्रुप का अरेंजमेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। और हम लोगों ने देखा था कि स्टीरियो आइसोमर्स जो है वो आपके एराइजेज होते हैं दो कारणों से। एक तो आपका ड्यू टू डिफरेंट इन कॉन्फ़िगरेशन, उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डिफरेंस होता है। और ड्यू टू डिफरेंस इन कॉन्फॉर्मेशन, कॉन्फॉर्मेशन में डिफरेंस के कारण होता है। तो हम लोगों ने देखा था कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस के कारण दो आइसोमर्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है और नेक्स्ट है आपका क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है हम लोग देखते हैं। तो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक तरीके का क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, जो किसके कारण आपका एराइजेज होता है, ड्यू टू डिफरेंस इन कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपके कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस है तो उसके कारण आपका क्या होता है, एराइज होता है। तो आपके क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ये फिगर आप बना लीजिए। इसमें देखिए हमने फिगर थोड़ा सा आपको समझा दे रहे हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आपका क्या है, कोई ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट में उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, सभी डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये कोई लाइट सोर्स है जिसमें इसके पार्टिकल क्या हैं, सभी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब इसको हम किससे, ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास कर देते हैं। निकोल प्रिज्म क्या होता है, निकोल प्रिज्म इज ए कैल्साइट क्रिस्टल। क्या होता है, कैल्साइट क्रिस्टल होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि लाइट को क्या करता है, पोलराइज कर देता है, पोलराइज कर देता है। और इसके पार्टिकल जब इससे लाइट पास होकर निकलती है तो आपके पार्टिकल क्या होते हैं, एक प्लेन में और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो एक प्लेन में इस लाइट को जो इससे कैल्साइट क्रिस्टल से होकर पास होती है, इसको हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। अब आपका अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी कंपाउंड पे इंसिडेंट करें, किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन पे देख रहे हैं हमने, इंसिडेंट किया, तो आपका कंपाउंड जो है इस लाइट के अगेंस्ट तीन तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है। या तो आपका इन तीनों में से कोई भी प्रॉपर्टी शो कर सकता है, या तो क्या कर रहा है, ये जो आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट परपेंडिकुलर है इसको क्या कर रहा है, देख रहे हैं लाइट का वाइब्रेशन पार्टिकल का कैसे था, इस डायरेक्शन में था। इसको क्या किया, इसने इस डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। क्या हुआ, रोटेशन हो गया। देख रहे हैं थीटा एंगल क्या हो गया, क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। या आपका लाइट इससे पास हो रही है तो इसमें कोई रोटेशन ना हो। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ये हो सकती है कि आपका ये आपका क्या करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर रहा है, थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो आपका देख रहे हैं किसी सेंटर से जब हम किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं तो या तो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या कोई रोटेशन नहीं होगा। तो ऐसे सब्सटेंस को जिनके सारे कैरेक्टरिस्टिक सेम हो लेकिन क्या हो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रोटेशन में क्या हो, डिफरेंस हो, तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहेंगे। और ऑप्टिकल आइसोमर्स जो सब्सटेंस आपके लाइट को क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या आपका डी फॉर्म कहते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस जो आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, लीवो रोटेटरी कहते हैं। और इन कंपाउंड्स को जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अगेंस्ट कोई भी आपका चेंजेस नहीं करते, मींस कोई रोटेशन नहीं करते, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं। तो आप अगर हम लोग डिफाइन करें तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या हैं, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या है या ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है, अगर हम लोग डिफाइन करें तो क्या, लिख लीजिए, स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच differ in the which differ in the which differ in their behavior which differ in their behavior towards
plane polarized light towards plane polarized light, that is one rotates the plane polarized light towards right hand side, ब्रैकेट में लिख लीजिए। राइट हैंड साइड को हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। ब्रैकेट में क्या, क्लॉकवाइज। and other rotates the plane polarized light, the plane of plane polarized light towards anti-clockwise, या इसी को हम लोग लेफ्ट साइड बोलेंगे। ब्रैकेट में लेफ्ट साइड are called optical isomers, and this phenomenon is called optical isomerism। मीन्स आपका कि आपके अगर कोई दो सब्सटेंस हैं, स्टीरियो आइसोमर्स कब होंगे कि अगर आपका एक क्या कर रहा है, आइसोमर्स जहां पर कहा गया इसका मतलब कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, और स्टीरियो कहा गया तो इनकी कनेक्टिविटी भी सेम है, केवल क्या है स्पेस में अरेंजमेंट मींस आपका डिफरेंस है ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक ना। तो आपका क्या करता है, अगर आपका एक फार्म क्या कर रहा है, लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, या आपका कह सकते हैं राइट हैंड साइड रोटेट कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, या कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड रोटेट कर रहा है। तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहेंगे, और इनके एग्जिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड CH3CHOH COOH। ठीक, क्या है ये, लैक्टिक एसिड है। 2 क्लोरो या 2 ब्रोमो ब्यूटेन CH3CHBr CH2 CH3 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। क्या होता है, C6H12O6। अगर इसको हम सभी कार्बन को लिखें, ठीक, कार्बन के CH2OH CHOH 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 और CHO क्या होता है, CHO। ठीक, ये क्या है आपका ग्लूकोज का फार्मूला है। C6H12 में क्या होते हैं, 5 आपके OH ग्रुप होते हैं और एक आपका CHO ग्रुप होता है। ठीक, एक CHO ग्रुप और आपके 5 OH ग्रुप होते हैं। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये भी आपका फार्मूला सेम होता है, CH2OH CHOH CHOH CHOH। यहाँ पर आपका इस कार्बन में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पर कीटोन ग्रुप होता है। क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है। ठीक, और उसमें क्या होता है, ग्लूकोज में यहाँ पर केवल एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक, दोनों का फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। इसका भी फार्मूला C6H12O6 होता है और इसका भी फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। ठीक, ये क्या है, जितने भी कंपाउंड्स आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, उन्हें हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। तो एक लाइन लिख लीजिए, ऑल सब्सटेंसेस
rotate plane of plane polarized light which all substances which rotate plane polarized light are called optically active compound, are called optically active compound। अभी हमने यहाँ पर लिखा था ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, तो क्या कि कोई भी सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहेंगे। और जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे वो सभी के सभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो करेंगे। तो लिख लीजिए ऑल ऑप्टिकली, नेक्स्ट लाइन से ऑल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सभी के सभी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या करते हैं, आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन होते हैं, व्हिच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है उसकी प्लेन को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, या तो क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में। और ऐसे कंपाउंड्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करते उन्हें हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं। तो आपका नेक्स्ट लाइन लिखिए कि द सब्सटेंसेस which do not rotate plane polarized light are called optically inactive compound, ठीक। अब जिस प्रॉपर्टी के कारण ये क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक, तो लिख लीजिए एक लाइन, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है कि द प्रॉपर्टी बाय विच a compound rotate plane polarized light is called optical activity, जो किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी है, ठीक। ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम लोग मेजर करते हैं, मेजर एंड डिटरमाइन बाइपोलरीमीटर। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है क्या, पोलरीमीटर, उसके जरिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई सब्सटेंस कितना प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक, तो आपके नेक्स्ट लाइन से अब देखिए हमने बताया कि कुछ सब्सटेंसेस क्या होंगे जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, और कुछ क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की प्लेन को क्या करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, उन्हें हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लीगो रोटेटरी कहते हैं। तो नेक्स्ट लाइन लिखिए कि द सब्सटेंसेस which rotate the plane of plane polarized light towards right hand side, the substances which rotates plane of plane polarized light
टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, दैट इज राइट हैंड साइड को क्या कहेंगे हम लोग, दैट इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आर कार्ड इज कार्ड, यहाँ रोटेट कर दीजिएगा, अगर सब्सटेंसेस करिएगा तो रोटेट, आर कार्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, आर डी फार्म, आर प्लस फार्म भी इसी को बोलते हैं, आर प्लस फार्म पॉजिटिव फार्म, ठीक, क्या प्लस फार्म, ठीक, मीन्स आपका अगर आपकी ये क्या है प्लेन पोलराइज लाइट है का डायरेक्शन ये है, अब इसको क्या करें सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस पास करने पे क्या करें, इसको इस तरीके से क्या करें रोटेट कर दे, ठीक, आपका थीटा एंगल क्या कर रहा है, रोटेट कर दे रहा है किधर, क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये आपका क्या है, थीटा है, क्या ऑप्टिकल रोटेशन एंगल है, ऑप्टिकल रोटेशन एंगल है, कितना एंगल क्या कर रहा है, कोई सब्सटेंस क्या कर रहा है, कोई सब्सटेंस कितना एंगल रोटेट कर रहा है, और ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या करेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, लीवो रोटेटरी, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा ये चीज कि द सब्सटेंसेस व्हिच रोटेट प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट टूवर्ड्स राइट हैंड साइड की जगह क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, या हम कह सकते हैं दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, आर कार्ड डेक्स्ट्रो की जगह क्या हो जाएगा, लीवो रोटेटरी, आर कार्ड लीवो रोटेटरी, डी की जगह यल फार्म, इसी को हम यल को लीवो रोटेटरी को यल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यल फार्म, आर इसी को नेगेटिव फार्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेगेटिव फार्म, मीन्स आपका ये जो रोटेशन है, अगर आपका प्लेन पोलराइज लाइट का डायरेक्शन ये है, अब इसको क्या करेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे, क्या हो इस डायरेक्शन में रोटेट कर दे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, लीवो रोटेटरी कहेंगे, क्या कहेंगे, लीवो रोटेटरी, मीन्स आपका हम लोग कह सकते हैं कि द सब्सटेंसेस व्हिच रोटेट प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, किधर देखिए ये है आपका लाइट का डायरेक्शन, ये क्या कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड रोटेट कर रहा है, या एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आर कार्ड लीवो रोटेटरी, आर यल फार्म, आर नेगेटिव फार्म कहते हैं, ठीक, अब आपका कोई भी सब्सटेंस है वो आपका रोटेट करेगा, ठीक, प्लेन पोलराइज लाइट को, तो ये आपका एक तो सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है कि सब्सटेंस आपका ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, ठीक, और आपका कितना रोटेट करेगा ये डिपेंड करेगा, अभी हम लोगों ने देखा था सॉल्यूशन के थ्रू पास करते हैं तो सॉल्यूशन की लेंथ कितनी है, और जो आपकी लाइट इंसिडेंट हो रही है उस लाइट का वेवलेंथ कितना है, टेम्परेचर कितना है, इन पे डिपेंड करता है, तो हम एक लाइन लिख लीजिए नोट करके कि द ऑप्टिकल रोटेशन डिपेंड्स अपॉन, द ऑप्टिकल रोटेशन डिपेंड्स अपॉन, किन चीजों पे डिपेंड करता है, पहला नेचर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करेगा कि कौन कितना रोटेट करेगा, अलग अलग सब्सटेंस के लिए क्या हो सकता है, ये अलग अलग होगा, नेचर ऑफ क्या सब्सटेंसेस पे डिपेंड करेगा, और किस सॉल्यूशन में डिजॉल्व किया जा रहा है, मीन्स आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, जो आपका सॉल्वेंट है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, और किस पे डिपेंड करेगा, पाथ लेंथ पे, जो इसके थ्रू लाइट पास हो रही है उसकी लेंथ कितनी है, पाथ लेंथ ऑफ सॉल्यूशन, पाथ लेंथ ऑफ सॉल्यूशन के पाथ लेंथ पे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा उसके,
कि सॉल्यूशन का है कितने अमाउंट में ऑप्टिकली एक्टिव अमाउंट सब्सटेंस का कितना अमाउंट डिजॉल्व है, मीन्स आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर एंड किस पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसके किस पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो ये आपके क्या हैं, फैक्टर्स हैं जो किसी भी सब्सटेंस के रोटेशन को अफेक्ट करते हैं, या कहिए सब्सटेंस का रोटेशन डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है। एक तो जो सब्सटेंस है ऑप्टिकली एक्टिव उसका नेचर क्या है। ठीक, अलग अलग सब्सटेंसेस का नेचर अलग अलग होता है, तो सब में रोटेशन क्या होगा, अलग अलग होगा। और अब नेचर ऑफ सब्सटेंस पे फिर आपका जो सॉल्यूशन बनाया जा रहा है किस सॉल्वेंट में बनाया जा रहा है उसके नेचर पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है कि आपका जो सैंपल है जिसके थ्रू हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या है, मान लो एल लेंथ है, तो इसके लेंथ पे निर्भर करेगा। और सॉल्यूट का कितना अमाउंट आपका क्या है, डिजॉल्व है, मीन्स आपका उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा, जो आप ऑप्टिकल रोटेशन मेजर कर रहे हैं उस समय आपका टेम्परेचर कितना है। और डिपेंड करेगा कि जो रेडिएशन आप यूज कर रहे हैं कौन प्लेन पोलराइज्ड लाइट उसकी वेवलेंथ क्या है। तो अब आपका जो ऑप्टिकल रोटेशन है या कहीं ऑप्टिकल एक्टिविटी है उसको हम लोग जो है स्पेसिफिक रोटेशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक लाइन लिख लीजिए, द ऑप्टिकल एक्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक रोटेशन, जिसे हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन जिसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और अल्फा इज इक्वल टू जो होता है अल्फा एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, अगर मान लो टेम्परेचर T हो और वेवलेंथ जो आप यूज कर रहे हैं क्या हो, लैम्डा हो, क्योंकि आपका ये क्या है, सब्सटेंस के नेचर पर नहीं डिपेंड कर रहा है, आपके एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड कर रहा है किस टेम्परेचर पे आप मेजर कर रहे हैं और आपका क्या कि कौन सी वेवलेंथ यूज कर रहे हैं। तो इज इक्वल टू जो थीटा होगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन सी इंटू यल, किस पे डिपेंड करेगा, सी इंटू यल पे डिपेंड करेगा। ये क्या है आपका स्पेसिफिक रोटेशन है। स्पेसिफिक रोटेशन के रूप में हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी को एक्सप्रेस करते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू क्या होगा कि कितना एंगल जो है आपका लाइट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है, सब्सटेंस का कंसंट्रेशन क्या है और आपका उसका पाथ लेंथ क्या है। अगर आपका टेम्परेचर T हो और वेवलेंथ जो हम लोग यूज कर रहे हैं क्या लैम्डा हो, ये क्या होगा, ये होगा रिलेशन। ठीक, व्हेयर लिख लीजिए, व्हेयर थीटा क्या है, थीटा क्या है अभी हम लोग डिस्कस किए थे, ऑप्टिकल रोटेशन है या ऑब्जर्व्ड एंगल है, जितना आपका क्या हो रहा है रोटेट हो रहा है, ऑब्जर्व्ड रोटेशन है, ऑब्जर्व्ड रोटेशन एंगल है। ठीक, सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। यल क्या है आपका, यल क्या है, पाथ लेंथ है, क्या है, पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ ऑफ सॉल्यूशन, लाइट कितने लेंथ से पास हो रही है। और आपका T क्या है, टेम्परेचर है। और लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, किसकी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की वेव लेंथ है, किसकी है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की है। ठीक, तो ये आपका स्पेसिफिक रोटेशन किस तरीके से डिपेंड करता है किस पे, कितना रोटेशन हो रहा है, कंसंट्रेशन क्या है, टेम्परेचर क्या है, लेंथ क्या है, टेम्परेचर और वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया। अब देखिए कोई भी कंपाउंड आपका कैसे कौन से कंपाउंड हैं जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे या कहिए ऑप्टिकल रोटेशन एग्जिस्ट करेंगे।
तो उनकी कंडीशन क्या होती है, मतलब कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं। जैसे हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखा, क्या होना चाहिए कि फ्रोजन रोटेशन होना चाहिए, कि मॉलिक्यूल के पार्ट में, या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। और वो किसके कारण होता है, ड्यू टू डबल बॉन्ड, या आपका किसके कारण, रिंग के कारण होता है। लेकिन यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए कि नेसेसरी कंडीशन क्या होना चाहिए कि मॉलिक्यूल मस्ट बी एसिमेट्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लिख लीजिए, मॉलिक्यूलर कायरलिटी, ऐसे लिखिए, नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर, लिख लीजिए, मॉलिक्यूलर कायरलिटी, मॉलिक्यूलर कायरलिटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। किसी भी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल को कायरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल को कायरल होना चाहिए। मॉलिक्यूलर कायरल क्या होता है, अगर आपके क्या मॉलिक्यूलर कायरलिटी का मतलब क्या होता है कि कुछ आपके भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, सममिति, ठीक ना। तो सिमेट्री अगर आपका किसी मॉलिक्यूल में नहीं है तो उस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कायरल है, ठीक। मॉलिक्यूल क्या होता है, कायरल होता है। जैसे अगर हम एक कार्बन को ले लें, एक कार्बन को ले लें, इस कार्बन से अगर आपके क्या होंगे, 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, ABDE, तो ये आपका कार्बन क्या होगा, कार्बन कायरल होगा। कार्बन क्या होगा, कायरल होगा। तो कायरल, कार्बन की कंडीशन, ये कार्बन क्या होगा, कायरल होगा, मीन्स आपका मॉलिक्यूल क्या होगा, एसिमेट्रिक होगा, कार्बन होगा। लेकिन हमने यहाँ पर डिस्कस किया क्या, मॉलिक्यूलर कायरलिटी इज द नेसेसरी कंडीशन। तो आपका ये कार्बन पे हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए, पूरे मॉलिक्यूल को एसिमेट्रिक होना चाहिए। अब एसिमेट्रिक होना चाहिए या कहिए कायरल होना चाहिए, तो हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। कुछ सिमेट्री डिस्कस करेंगे कि किसके किसके थ्रू हम लोग निकालते हैं कि मॉलिक्यूल कायरल है कि नहीं है, तो हम लोग आगे देखेंगे। और आपका क्या होना चाहिए, एक एसिमेट्री हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं थोड़ा सा, कि अगर कोई मॉलिक्यूल है, क्या हो, मॉलिक्यूल हो, उसका हम लोग क्या करें, मिरर इमेज ले लें। अब मिरर इमेज ले लें तो उस पर ला के हम दूसरे उसके मिरर इमेज को रखें, चाहे रोटेट करके या सीधे ले जाके रखें। अगर आपका क्या हो रहा है, वो सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, मतलब एक दूसरे के ऊपर बैठ नहीं जा रहा है, ठीक, सुपर इम्पोज नहीं आ रहा है, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, एसिमेट्रिक होगा, या कहीं मॉलिक्यूल क्या होगा, कायरल होगा। जैसे देखिए, अगर हम जो है क्या करें, इस हाथ का मिरर इमेज लें, ये वाला हाथ क्या है, एक दूसरे का हमारे क्या है, मिरर इमेज है। अब मिरर इमेज है, अब इसको अगर हम देखिए रोटेट करके क्या करें, ऐसे रख दे रहे हैं, तो क्या हो जाए, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जा रहा है। लेकिन अगर ऐसे हम ले आके रख रहे हैं तो देख रहे हैं एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल को चाहे आप रोटेट करिए, या चाहे रोटेट करके मतलब उसका मिरर इमेज ले लीजिए, मिरर इमेज को चाहे आप रोटेट करिए, या आप किसी भी तरीके से आप एक दूसरे पे सुपर इम्पोज ना हो, तब वो क्या होगा, मॉलिक्यूल कायरल होगा। तो क्या होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर कायरलिटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, मीन्स कोई भी कंपाउंड आपका तभी ऑप्टिकली एक्टिव होगा जब वो क्या होगा, वो कायरल होगा, ठीक, क्या होगा, कायरल होगा। तो हम लोग दूसरा क्या कह सकते हैं कि ए मॉलिक्यूल, लिख लीजिए, ए मॉलिक्यूल व्हिच इज नॉट, a molecule which is not superimposed on its mirror image, या हम लोग कह सकते हैं a molecule which is not superimposed on its mirror image,
इज कॉल्ड कायरल मॉलिक्यूल, इज कॉल्ड कायरल मॉलिक्यूल। ठीक, तो अगर हम मॉलिक्यूल का क्या करें, मिरर इमेज ले लें और उस मिरर इमेज पे हम मॉलिक्यूल को क्या करें, ले जाके किसी भी तरीके से रखें हैं, तो जब उसके मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज ना हो, सुपर इम्पोज का मतलब जैसे देखिए ये हैंड है हमारा, दूसरा हैंड ये है, अब इसको हमने रखा, देख रहे हैं अंगूठा अंगूठे पे आ गया, जो आपके फिंगर हैं, ठीक ना, सभी फिंगर क्या हो गई, एक दूसरे पे क्या हो गई, सुपर इम्पोज हो गई, तो आपका क्या है, ये सुपर इम्पोज हो गया, मीन्स आपका सिमेट्रिक हो गया। लेकिन अगर इसको इस तरीके से रख रहे हैं तो देख रहे हैं ये क्या है, ये कंडीशन क्या है, देखिए चारों उंगलियां तो बैठ रही है लेकिन आपका अंगूठा एक दूसरे के ऊपर नहीं बैठ रहा है, तो क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोज है। तो क्या होना चाहिए कि मॉलिक्यूल को क्या होना चाहिए, जो नॉन सुपर इम्पोज होगा अपने मिरर इमेज पे, चाहे आप उसको रोटेट करके या किसी भी तरीके से करिए, अगर आपका नॉन सुपर इम्पोज होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कायरल मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक, या अगर हम देखिए, अगर आप इस अपने एक हाथ को ले लें, ठीक, अपने एक हाथ को ले लें, अब यहाँ से हम क्या करें, प्लेन पास कर दें, इससे मिरर इमेज लें, अब देखिए क्या ये एक दूसरे के इक्वल है, अब इस मिरर इमेज को ले जाके इस पे आप रखिए, बैठ जाएगा, नहीं बैठेगा, तो क्या होगा, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, मीन्स आपका सुपर इम्पोज्ड नहीं हो रहा है, तभी आपका क्या होगा, ये कायरल मॉलिक्यूल कहलाएगा। ठीक ना, जो कायरल, एक लाइन और, जितने भी कायरल मॉलिक्यूल होते हैं और जो उनका मिरर इमेज होता है वो क्या होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, और उनके कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, डिफरेंट होता है, मीन्स एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, और ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, उसे हम लोग इनैंसियोमर बोलते हैं। ठीक, तो लिख लीजिए एक लाइन कि कायरल मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज, कायरल मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज रिप्रेजेंट टू डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक, कोई भी आपका कायरल मॉलिक्यूल है, जैसे हम लोग अगर इसको हम लोग कंसीडर करें, इसका मिरर इमेज ले लें, ठीक, तो क्या कायरल मॉलिक्यूल्स एंड इट्स मिरर इमेज क्या होते हैं, आर टू डिफरेंट कंपाउंड। अब देखिए एक आपका मॉलिक्यूल क्या है, कायरल है, इसको हम जो है इसका मिरर इमेज लेंगे, तो देखिए इसको ले जाके इस पे रखेंगे, तो इसके मिरर इमेज पे रखेंगे, ठीक, ये मिरर है और ये हमने इसका इमेज ले लिया, अब इमेज ले लिया तो इसको हम ले जाके इस पे अगर रख रहे हैं, तो देखिए OH के स्थान, H के स्थान पे क्या आएगा, OH आएगा, ये आपका OH के H के इस OH के स्थान पे क्या आएगा, H आएगा, COOH CH3 तो आ जा रहा है अपने स्थान पे, लेकिन ये नहीं आ रहा है। अगर इसको हम रोटेट कर देंगे, ठीक, रोटेट कर देंगे, मान लो इसको हमने रोटेट कर दिया, अब रोटेट किया तो हमने क्या आ गया है, COOH नीचे चला जाएगा, OH तो इधर आ जाएगा, H इधर चला जाएगा, लेकिन क्या होगा, COOH नीचे आ जाएगा, तो जब इस पर रखेंगे तो COOH की जगह CH3 आ जाएगा और CH3 की जगह क्या आएगा, COOH आएगा, मीन्स आपका एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, और सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है तो क्या होंगे, ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और इसका मिरर इमेज एक क्या होंगे, दो डिफरेंट कंपाउंड होंगे, क्या होंगे, दो डिफरेंट कंपाउंड होंगे, इनके कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है। अब देखिए इसमें आपका OH क्या है, एक राइट साइड में है, और इसमें OH क्या हो गया, लेफ्ट साइड में आ गया, इसमें H आपका क्या है, इस चेन के क्या है, लेफ्ट साइड में है, और यहाँ पर क्या हो गया, राइट साइड में आ गया, तो क्या होगा, इनके कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो गया, अरे देखिए कनेक्टिविटी C से OH लगा हुआ है, यहाँ भी C से OH लगा है, यहाँ C से H लगा है, यहाँ भी C से H लगा है, केवल क्या स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया, ठीक, और स्पेसमेंट डिफरेंट हो गया, और मॉलिक्यूलर में कायरलिटी है, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के डिफरेंट आइसोमर होंगे। तो लिख लीजिए और थोड़ा सा उसी में, दे डिफर इन देयर बिहेवियर, ये दोनों क्या होंगे, अपने बिहेवियर में किसके, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के, दे डिफर इन बिहेवियर, देयर बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, they differ in
देयर बिहेवियर टूवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट फुल स्टॉप such stereoisomers which are non-superimposable mirror images of each other are called enantiomers। एक दूसरे के क्या है? enantiomers are called enantiomers and optical isomerism is also called enantiomerism। ठीक, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम लोग और क्या कहते हैं? एनेंशियोमेरिज्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके एक जो कायरल मॉलिक्यूल है उसका अगर हम मिरर इमेज ले रहे हैं, ये इस पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, ये आपके दोनों डिफरेंट कंपाउंड हैं। इनका बिहेवियर, अगर ये आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर रहा है? लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है, या डी रोटेट कर रहा है, डेक्टो रोटेटरी है, तो दूसरा क्या होगा इसका मिरर इमेज? लीवो रोटेटरी होगा। क्या होगा? लीवो रोटेटरी होगा। मीन्स आपके दोनों क्या होंगे? ये अलग अलग कंपाउंड होंगे। क्यों? क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस है, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट के थ्रू रोटेशन क्या है? ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो क्या है? मिरर इमेज इसका क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपका ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो मिरर इमेज वाला कंपाउंड किसको रोटेट करेगा? वो अगर ये एंटी क्लॉक है तो ये क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये बना लीजिए, किसको बना लीजिए? ये क्या है? देखिए इनके मिरर इमेज क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, और नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे तो कैसा होंगे? कायरल होंगे। क्या होंगे? कायरल होंगे। और अगर कायरल होंगे तो क्या होंगे? मॉलिक्यूल अगर कायरलिटी है तो सभी के सभी मॉलिक्यूल जो कायरल होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। क्या होंगे? ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मीन्स आपका ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक डी फॉर्म में और एक इसमें एल फॉर्म में। दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, दोनों क्या हैं? डिफरेंट कंपाउंड्स है, और इनके केवल डिफरेंस किसमें है? कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है। कॉन्फ़िगरेशन अभी हम लोग निकालेंगे। देखिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अगर एटम का अरेंजमेंट स्पेस में डिफरेंट है तो हम एक दूसरे में कन्वर्ट तभी कर सकते हैं जब इस बॉन्ड को हम ब्रेक करके इसके स्थान पे लगाएं, और बॉन्ड को ब्रेक करके चेंज करेंगे तो क्या होगा? ठीक, तो क्या होगा? अगर आप किसी भी तरीके से हम इसको जो है एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग के, बिना बॉन्ड ब्रेकिंग के अगर हम एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो ऐसे क्या होते हैं? इनका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है। तो इस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स कहते हैं। जैसे अभी उसमें सिस और ट्रांस में हम लोगों ने देखा था कि जो सिस आइसोमर है उसको ट्रांस में तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब क्या हो? बॉन्ड को ब्रेक करके हम वहाँ पर लगाएं। बिना बॉन्ड ब्रेक किए आप रोटेट करके या मिरर इमेज लेके या किसी भी तरीके से आप एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड। तो जब बॉन्ड को ब्रेक करके हम इसको दूसरे में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे कंपाउंड्स में क्या है? इनको हम लोग कहते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल लिख लीजिए। टार्टेरिक एसिड COOH अब अगर इसका हम मिरर इमेज लें, देखिए COOH। अब देखिए इसका मिरर इमेज लिया हमने, और मिरर इमेज को आप देखिए इस पे उठा के रखिए, क्या बैठ रहा है? नहीं आ रहा है। यहाँ पर OH के स्थान पे क्या आ गया? H आ गया। OH के स्थान पे H रहेगा और H के स्थान पे क्या होगा? OH रहेगा। अगर इसको हमने रोटेट किया, मान रोटेट करेंगे तो रोटेट करने के बाद भी आप जब लाएंगे तो देखेंगे क्या होगा? ये हिस्सा आपका क्या होगा? ऊपर चला जाएगा,
और ये हिस्सा क्या होगा, नीचे आएगा, और रोटेट करेंगे तब भी आपका सुपर इम्पोज इस पे नहीं होगा। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, इनैंसियोमर होंगे। क्या होंगे, इनैंसियोमर होंगे। क्यों, क्योंकि ऐसे मिरर इमेज जो क्या हों, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, इनैंसियोमर्स कहते हैं। इसमें से अगर एक आपका क्या होगा, डी फार्म होगा, तो दूसरा क्या होगा, एल फार्म होगा, और दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। दोनों क्या हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। अब आपका अगर हम यहाँ पर मेजो टार्टेरिक एसिड को ले लें, अगर इसके मिरर इमेज को ले हम, तो मिरर इमेज में एक चीज ध्यान रखिए कि मिरर इमेज में जो चीज आप जब लेंगे तो जो मिरर के नजदीक होता है, अभी आप देखिए अपना चेहरा देखिए, जैसे जैसे आप मिरर के नजदीक होते जाएंगे, मिरर में भी आपका क्या होगा, नजदीक होते जाएंगे, और जैसे जैसे दूर होते जाएंगे क्या होगा, आपका जो छाया बनेगी वो दूर होती जाएगी। तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि जो कंपाउंड आपके क्या होंगे, मिरर के, ये मिरर है जो मिरर के क्या होगा, नजदीक होगा, वो क्या होगा, जो मिरर के नजदीक होगा वो नजदीक बनेगा, और जो आपका दूर है वो उसका चित्र कहाँ बनेगा, दूर बनेगा। तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए अगर हम इस कंपाउंड को घुमा दें, अब घुमा के लाएं, इस पे तो बैठ जा रहा है, लेकिन इसको आप घुमा के लाएंगे तब कभी भी आपका इस पर नहीं बैठ रहा है, ठीक। जब इसको घुमाएंगे तो OH आपका जो इस साइड है उधर चला जाएगा, ठीक, ये हिस्सा ऊपर जाएगा, तो देखिए फिर आपका यही स्ट्रक्चर आएगा, ठीक, ये इस पे सुपर इम्पोज नहीं होगा। लेकिन इसको आप घुमा देंगे तो क्या होगा, सुपर इम्पोज हो जा रहा है। तो क्या है आपका, ये सुपर इम्पोज हो जा रहा है, ये लिख लीजिए, नीचे लिखिएगा आप, क्या हो रहा है, सुपर इम्पोज हो जा रहा है मिरर इमेज, सुपर इम्पोज, मिरर इमेज क्या हो जा रही है, एक दूसरे से सुपर इम्पोज हो जा रही है। तो मॉलिक्यूल क्या होगा, ये एक कायरल होगा, क्या होगा, एक कायरल है, कायरल मॉलिक्यूल नहीं है, और कायरल मॉलिक्यूल नहीं है तो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक। तो आपका एक चीज ध्यान रखेंगे कि मॉलिक्यूल को मान लो आप रोटेट करके रखना चाह रहे हैं, तो प्लेन आपकी उसी प्लेन में रोटेट करेंगे जिस प्लेन में है। ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल को हम उठा के जो है मतलब 3D में रोटेट करें, ठीक। आप जिस प्लेन में है उसी प्लेन में रोटेट करिए, अब उसी प्लेन में रोटेट करिए और रोटेट करके आप क्लॉकवाइज पे रखिए, और आप रखेंगे तो देखेंगे कि आपका जैसे भी इसको अगर हम डिफरेंट प्लेन में कर दें, जैसे इस तरीके से रोटेट कर दें, प्लेन को हम चेंज कर दें, परपेंडिकुलर ले आए, फिर इधर ले गए, पलट दिया आपने, पलट दिया तब तो सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो रोटेशन के लिए नेसेसरी है कि जब भी आप मॉलिक्यूल के रोटेट करेंगे उसी सेम प्लेन में रोटेट करेंगे, प्लेन को आप नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि प्लेन को चेंज करेंगे तो फिर तो आप ले सकते हैं उसको, ठीक। लेकिन सेम प्लेन में रोटेट करिए और रोटेट करके ले जाके रख दीजिए। अगर आपका एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जा रहा है तो क्या होगा, वो एक आयन होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर आपका वो रोटेट उसी सेम प्लेन में रोटेट कर रहे हैं, रोटेट करके ले जाके रख रहे हैं, तब आपका उस पर सेम नहीं आ रहा है तो क्या होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक। तो नोट करके लिख लीजिए, while rotating the molecule to check, CHECK, चेक मतलब जांच करने के लिए, टू चेक नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी कि नॉन सुपर इम्पोजिबल है कि नहीं, टू चेक नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी molecule should not be लिफ्टेड फ्रॉम द प्लेन, प्लेन से उठना नहीं चाहिए, ठीक। जैसे भी इसको अगर हम प्लेन से उठा के इस तरीके से कर दें तो देखिए इसको हम उठा के पहले हम इधर किए, फिर आपका इधर कर दिए, तो OH आपका ये इधर चला जाएगा, H आपका इधर चला आएगा, OH इधर, इसमें का OH इधर चला आएगा। तो क्या होना चाहिए, आप सेम प्लेन में रोटेट करेंगे, प्लेन आपका उठनी नहीं चाहिए, ठीक। तो क्लियर हुआ कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, ठीक ना। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या हैं कि ऐसे आइसोमर्स जो क्या हों, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में, तो आपके क्या होंगे, वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे, और जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। मींस दो फॉर्म में एग्जिस्ट होंगे, एक लाइट को क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा और दूसरा क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। तो अगर हम लोग देखें अब
तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि मॉलिक्यूल कायरल है कि नहीं है। ठीक, मॉलिक्यूल कायरल है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग डालिए एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जिनसे हम सिमेट्री को चेक कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है। देखिए कायरलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, कायरलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, कायरलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रेडिक्टेड बाय ग्रुप थियरी। ठीक, अब ग्रुप थियरी आपके सिलेबस के बियॉन्ड है, ठीक ना। ग्रुप थियरी के आधार पे हम लोग मॉलिक्यूल की कायरलिटी को चेक करते हैं, लेकिन कुछ इसके एलिमेंट्स हैं सिमेट्री निकालने के, उसके आधार पे हम लोग चेक कर लेंगे कि मॉलिक्यूल कायरल है कि नहीं है। ठीक, फुल स्टॉप। ए मॉलिक्यूल में है फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट सिमेट्री एलिमेंट्स, फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ सिमेट्री एलिमेंट। पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तीसरा अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट फोर्थ ए सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ए सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो हम लोग इन चारों, देखिए कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है, मींस मॉलिक्यूल कायरल है या कायरल नहीं है, इसको हम लोग इससे डिटरमाइन करते हैं ग्रुप थियरी से। लेकिन आपका सिमेट्री के कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सिमेट्री एलिमेंट्स हैं कौन, मेन 4 सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री और ए सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसके आधार पे हम मॉलिक्यूल को चेक कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल कायरल है कि नहीं है। तो हम लोग अगर इन चारों एलिमेंट को जान जाएं तो हम देख लेंगे कि मॉलिक्यूल कायरल है कि नहीं है। तो पहला हम लोग डिस्कस करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, होता क्या है कि अगर कोई मॉलिक्यूल है उसमें कोई एक आप प्लेन पास कर दीजिए, उस प्लेन को पास करिए बीच से, और ये देख लीजिए कि जो आपका प्लेन का आधा भाग, जहाँ से प्लेन पास कर रहे हैं मॉलिक्यूल का आधा भाग दूसरे भाग के क्या हो, मिरर इमेज हो। मिरर इमेज हो तो उसमें क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। मीन्स आपका अगर देखा जाए प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है कि मान लो ये कोई आपका कोई थिंग्स है, कोई भी चीज़ है आपका। अब इसमें क्या करें, इसमें आप बीच से एक प्लेन पास करिए। अब प्लेन पास करिए, देखिए प्लेन पास कर दिए, 2 हाफ भाग में डिवाइड हो गया, और ये वाला पोर्शन ये इसका क्या है, मिरर इमेज है। क्या है, मिरर इमेज है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो अगर हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री को डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा, लिख लीजिए कि एनी प्लेन इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में आपका कोई भी प्लेन, एनी प्लेन इन द मॉलिक्यूल through which it can be divided into two equal half and 1/2 is mirror image of other half, and 1/2 is mirror image of other half is called plane of symmetry। जैसे ये क्या है आपका, ये आपका प्लेन जो इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे रही है, और एक हाफ दूसरे हाफ का क्या है, मिरर इमेज है। तो क्या है इस मॉलिक्यूल की, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक ना। क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स में जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी वो मॉलिक्यूल क्या होगा,
कायरल हो, एक कायरल होगा, क्या होगा, एक कायरल होगा, और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो नेक्स्ट लाइन देखिए, मॉलिक्यूल्स हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूल्स हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री आर ए कायरल, ए कायरल आर ए कायरल एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। मीन्स मॉलिक्यूल क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर कोई सिमेट्री प्रेजेंट है तो क्या होगा, वो सिमेट्रिक होगा, और सिमेट्रिक होगा तो एक आयरन हो गया, और एक आयरन हो गया तो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक ना। नेक्स्ट लाइन लिखिए, देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री चाहे मॉलिक्यूल साइक्लिक हो या आपका एसाइक्लिक हो, सब में प्रेजेंट हो सकती है। तो लिख लीजिए एक लाइन और कि ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, ए प्लेन ऑफ सिमेट्री may be present in acyclic and cyclic compounds, may be present in cyclic and acyclic compounds both। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग जो है ये कोई यक्स ऐसे ले लेते हैं, ये मान लो कोई कार्बन चेन है, ठीक, क्या है ये, कार्बन चेन है। अब यहाँ पर आपका यक्स लगा है, यहाँ पर वाई है, इधर क्या हो गया, वाई हो गया, इधर यक्स हो गया, एक ये हो गया। दूसरा हम लोग ले रहे हैं आर, ये आपका इधर वाई है, इधर यक्स है, इधर आपका वाई है, इधर यक्स है, और ये आपका आर है। अब देखिए ये दो मॉलिक्यूल हैं मान लो, ठीक, कि आपकी कार्बन की चेन है, ठीक, ये कार्बन चेन है, इसमें क्या है, एक में वाई इधर है, एक में यक्स इधर है, और एक में वाई इधर है, एक में यक्स इधर है। यहाँ पर क्या होगा, दोनों वाई एक तरफ है, दोनों वाई यक्स तरफ है। तो अगर यहाँ पर देखिए इससे अगर हम प्लेन पास करें, यहाँ इस बीच से अगर हम प्लेन पास कर रहे हैं तो इस प्लेन से मिरर इमेज ले लें, तो देखिए ये क्या हो रहा है, ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जा रहा है, दो इक्वल हाफ में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर इससे हम प्लेन पास कर रहे हैं, और तो प्लेन पास कर रहे हैं और इसका मिरर इमेज ले रहे हैं, देख रहे हैं यक्स के वाई के स्थान पे क्या आ रहा है, यहाँ यक्स आ रहा है। ये जो हाफ पार्ट होना चाहिए, जैसे ऐसी प्लेन होनी चाहिए कि जो हाफ पार्ट है वो हाफ पार्ट जस्ट इसका मिरर इमेज है, तब तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। जैसे इसमें देखिए हमने प्लेन पास किया, अब प्लेन पास किया तो ये आपका हाफ जो है अगर इसका मिरर इमेज ले रहे हैं जस्ट इसके क्या है, बराबर आ रहा है। उसी तरीके से क्या होना चाहिए, बराबर आएगा, मीन दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है और दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज हैं, तब तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो हम लोग इसको कहेंगे क्या, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। कहीं से भी आप इसको दो इक्वल हाफ, जैसे इधर से भी आप डिवाइड करेंगे तब भी इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा है, इधर से डिवाइड करेंगे तब भी इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है। ये मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल कायरल होगा, क्या होगा, कायरल होगा, और कायरल होगा तो क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कोई भी कायरल मॉलिक्यूल्स है तो हमने बताया कि क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो क्या होगा, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इसका जो एक ये फॉर्म है, इसका जो मिरर इमेज होगा वो क्या होगा, दूसरा कंपाउंड होगा, उसके कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होगा। अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट करेगा तो दूसरा क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। लेकिन इसमें क्या है, आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर है तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, ए कायरल हो गया। मॉलिक्यूल कायरल नहीं है, एसिमेट्रिक नहीं है, और मॉलिक्यूल जब ए कायरल हो गया तो क्या होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि आपका मॉलिक्यूलर कायरलिटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल को क्या होना चाहिए, ए कायरल होना चाहिए, ठीक, क्या होना चाहिए, ए कायरल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, ठीक, सी डबल ओ एच, सी ओ एच एच, सी एच ओ एच, सी डबल ओ एच, ये क्या है, टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक
एसिड है, ठीक। अब टार्टरिक एसिड है। अब देखिए इस केस में आप क्या करिए कि यहाँ पर कहीं से प्लेन पास करेंगे तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा है, और दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका जब आप मिरर इमेज लेंगे तो क्या होगा, ये दूसरा कंपाउंड होगा, क्या होगा, ये एक दूसरे के इनैंसियोमर होंगे और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहाँ पर क्या है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो क्या होगा, मॉलिक्यूल कायरल होगा, और कायरल होगा तो क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम मीजो टार्टेरिक एसिड को ले लें, इसको मीजो टार्टेरिक एसिड को ले लें तो यहाँ पर देखिए मीजो टार्टेरिक एसिड में क्या है, मीजो टार्टेरिक एसिड में देख रहे हैं ये प्लेन क्या कर रही है, दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे रही है। तो क्या होगा, अब इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है और दूसरा क्या है, दूसरे का मिरर इमेज है। अगर आप इसका मिरर इमेज लेंगे तो जस्ट आपका इसके बराबर आ जाएगा। मीन्स आपका क्या होगा, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल एक आयरन होगा, और एक आयरन होगा और ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मीन्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें शो नहीं होगी, ठीक। इसी तरीके से अगर हम जो है इसको लिख लीजिए, हो गया। देखिए कायरल कार्बन क्या होता है, अभी हम लोग डिस्कस किए थे। कायरल कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों वो क्या होता है, कायरल होता है। यहाँ पर भी आपका कार्बन पे क्या है, देखिए इस कार्बन से COOH लगा है, OH लगा है, यहाँ पर आपका दूसरा ग्रुप लगा है, यहाँ पर दूसरा लगा है। तो मालिक कार्बन तो कायरल है लेकिन मॉलिक्यूल कायरल नहीं है। मालिक यहाँ पर भी देख रहे हैं कायरल कार्बन है, तो हम लोग कह सकते हैं कायरल कार्बन प्रेजेंस इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो क्या होना चाहिए, कौन सी नेसेसरी कंडीशन है कि पूरे मॉलिक्यूल को कायरल होना चाहिए, तभी आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहाँ पर देखिए आपका कायरल नहीं है, क्यों, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए आपका क्या हो, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर कोई आपका सपोज दैट इस टाइप का कंपाउंड है ClHCH2 NClHCOOH, अगर इस टाइप का कोई कंपाउंड है, ठीक, तो इसमें आपका यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो आपका कभी भी होगा तो यहाँ से क्या होगा, मॉलिक्यूल से प्लेन एक पास हो जाएगी। जब दोनों इंड आपके क्या होंगे, सेम होंगे, तो आपका कितनी भी लॉन्गेस्ट चेन हो, ये क्या होगा, कहीं एक पोर्शन से जाए आप दोनों इस एटम से बीच से, या कहीं ना कहीं से एक प्लेन ऐसी पास होगी जो क्या होगा, दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगी। जैसे यहाँ पर देखिए कार्बन 0 हो गया तो ये वाली कंडीशन आ गई। अब यहाँ पर एक कार्बन और बढ़ाते तो उस कार्बन से क्या होगा, ठीक, उस कार्बन से जब आप पास करेंगे तो क्या होगा, ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये क्या होगा, आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री इस तरीके के मॉलिक्यूल में होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, और प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो मॉलिक्यूल क्या होगा, एक आयरन होगा, और एक आयरन होगा तो क्या होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक, क्या होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक। तो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो देख रहे हैं कोई भी आपका ओपन चैन मॉलिक्यूल है या एसाइक्लिक मॉलिक्यूल है, उसमें आपकी प्लेन प्रेजेंट होती है, ठीक, प्रेजेंट हो सकती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। और अगर आप देख ले, हम लोग कोई साइक्लिक लेके देख लेते हैं, ठीक, जैसे साइकिल में हम लोग पहले 3 मेंबर ले रहे हैं, यहाँ पर आपका H ले लें, यहाँ पर CH3 ले लें, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3। अब देखिए अगर यहाँ से हम लोग प्लेन पास करें तो प्लेन पास करें तो क्या हो जाएगा, ये मिरर प्लेन अगर हम लोग पास करें, मिरर प्लेन पास करें तो इस प्लेन से क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जा रहा है, और एक
जो है क्या है, अगर इसका मिरर इमेज लेंगे तो सेम इसके बराबर हो रहा है, या इसका मिरर इमेज लेंगे तो इसके बराबर आ रहा है। तो क्या हो रहा है, एक हाफ जो है दूसरे हाफ के मिरर इमेज के बराबर है। तो क्या है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, एक आयरन होगा, और एक आयरन होगा तो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन यही अगर ये इस मॉलिक्यूल को हम लोग देख लें, अब इसमें प्लेन पास करिए, क्या ये प्लेन आपका देख रहे हैं, आपका प्लेन पास करेंगे तो इसका जब मिरर इमेज लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर H की जगह CH3 आ गया और CH3 की जगह H आ गया। तो आपका इक्वल हाफ में तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। तो क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्रिक होने के लिए इक्वल हाफ में डिवाइड हो, बराबर हाफ में डिवाइड हो, और एक पार्ट दूसरे पार्ट का क्या होना चाहिए, मिरर इमेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मिरर इमेज नहीं है, तो यहाँ पर कहेंगे हम लोग क्या, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो मॉलिक्यूल क्या होगा, ये क्या होगा, कायरल होगा, और मॉलिक्यूल कायरल होगा तो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मींस इसके दो फार्म एग्जिस्ट होंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब कि एक फार्म आपका अगर इसका मिरर इमेज लगे तो दूसरा फार्म बनेगा, वो दोनों डिफरेंट कंपाउंड होंगे। ये डिफरेंस किस में होंगे, इन अगेंस्ट द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रोटेशन में डिफरेंट होंगे। एक क्लॉकवाइज को रोटेट करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज को। और एक चीज और कि अगर आपका एक दूसरे के क्या इनेंशियोमर हैं, इनेंशियोमर क्या होते हैं कि ऐसे आपके ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो, तो एक जितना क्लॉकवाइज रोटेट करेगा दूसरा उतने क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अभी अगर देखिए, और हम लोग मान लो 5 कार्बन की चेन ले लें या 4 कार्बन की चेन ले लें, H CH3 H CH3, देखिए यहाँ पर भी आपका क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो क्या होगा, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली क्या होगा, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मीन्स आपका यहाँ पर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या है, मॉलिक्यूल एक आयरन है, और एक आयरन है तो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। या इसी तरीके से 6 मेंबर है, मान लो ये देखिए, ये जो है आपका H OH। अब यहाँ से अगर हम प्लेन पास करें तो दो इक्वल हाफ में क्या हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड हो रहा है तो क्या, इसमें भी आपका क्या है, इस तरीके से लिख लीजिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक आयरन है, और मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक, कोई भी चाहे आपका यहाँ जैसे मान लो ये कंपाउंड है, इसमें हमने Cl लगा दिया, HCl HCl, ये भी क्या हो रहा है, या हमने CH3 लगा दिया। मीन्स आपके अगर प्लेन के सेम साइड दो सिमिलर ग्रुप हों और अपोजिट साइड में दो सिमिलर ग्रुप हों तो उसमें क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। ये देखिए क्या है, ये प्लेन है, इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है, और दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। तो इसमें हम लोग कहेंगे क्या कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक आयरन है, और क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ठीक, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। अगर यही चीज क्या होता, यहाँ पर देखिए OH इधर हो और H इधर हो, ठीक, OH आपका एक ऊपर साइड है, एक नीचे साइड है, तो इसको प्लेन पास करेंगे, इक्वल हाफ में तो बढ़ गया कि आपका इधर भी OH एक आ रहा है, इधर भी OH आ रहा है। ठीक, इधर भी आपके जितने कार्बन है उतने कार्बन आ रहा है, लेकिन ये इसका मिरर इमेज नहीं है। जब मिरर इमेज लेंगे तो H के स्थान पे क्या आएगा, OH आएगा। यहाँ पर आपका H के स्थान पे मिरर इमेज इसका लेंगे तो OH आएगा, और OH के स्थान पे क्या आएगा, H आएगा। मीन्स मिरर इमेज नहीं है, तो क्या होगा, ये नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो क्या होगा, ये क्या होगा, कायरल होगा।
और कायरल होगा तो क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक, क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। देखिए जैसे अभी हम लोग लैक्टिक एसिड देखे थे, लैक्टिक एसिड में OH CH3। देखिए इस केस में कहीं से भी आपका प्लेन पास हो रहा है, किधर से भी पास करेंगे दो इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड होगा। ठीक, और दो इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड होगा तो क्या होगा, इसमें नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि लैक्टिक एसिड एग्जाम्पल दिया था मैंने कि लैक्टिक एसिड क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो क्या होगा, मॉलिक्यूल कायरल होगा, और कायरल होगा तो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक, लेकिन अगर किसी में क्या है, कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या बेंजीन रिंग है, प्लेन होता है, तो कभी भी प्लेन होगा तो प्लेन में क्या होता है, प्लेन को जैसे ये है, ठीक, अगर ये आपका प्लेन है तो इस प्लेन को हम इससे कट कर सकते हैं इक्वल हाफ में। ठीक, मान लो कोई आपका जैसे आप इस प्लाई को ही ले लीजिए, अगर प्लाई उस साइड भी क्या होता है सेम, प्लेन का मतलब क्या है 2D, तो इसको हम बीच से क्या कर सकते हैं, एक प्लेन पास करके काट सकते हैं। तो कभी भी आपका जो डबल बॉन्ड होगा या बेंजीन रिंग है, अब जैसे बेंजीन रिंग है, ठीक, ये बेंजीन रिंग है, मान लो यहाँ पर हमने Br लगा दिया, यहाँ पर I लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया एंड सो। ठीक, तो आपका कभी भी ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं होगा। क्यों कायरल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये प्लेन के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो कहीं भी आपका बेंजीन रिंग हो या आपका कोई डबल बॉन्ड है, जैसे मान लो ये डबल बॉन्ड है, CH हो गया, Cl हो गया, H हो गया, Cl हो गया। ठीक, अब देखिए इसको क्या है, ये आपका दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, लेकिन मिरर इमेज नहीं है, लेकिन इसके थ्रू हम क्या करेंगे, अगर प्लेन पास करेंगे तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि ये प्लेनर होते हैं। तो कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूल है, अब प्लेनर मॉलिक्यूल है तो वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। क्यों, क्यों, क्योंकि उसमें प्लेन पास होगी। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूल है उसको हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, किसके, इस प्लेन में के आगे पास करके, इस प्लेन के पास करके हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो लिख लीजिए एक लाइन नोट करके कि एल्कीन्स एंड एरोमेटिक रिंग्स एल्कीन्स एंड एरोमेटिक रिंग्स have inherent प्लेन ऑफ सिमेट्री में समाहित होती है ऑलरेडी। इनहेरेंट प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री अंतर्निहित होती है हमेशा। कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूल है उसमें हमेशा क्या होगा, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, इनहेरेंट प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्यू टू प्लेनर स्ट्रक्चर। किसके कारण सिमेट्री होती है, ड्यू टू प्लेनर स्ट्रक्चर एंड हेंस दे आर ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। और प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यों है, क्यों, क्योंकि आपका ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। अब प्लेनर मॉलिक्यूल है तो इसमें ऑलरेडी एक प्लेन क्या होगा, हमेशा अंतर्निहित होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे ये भी क्या होगा, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्यों है प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्यों, क्योंकि आपका ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, इसमें ऑलरेडी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो क्या होंगे, ये एक आयरन होंगे, और एक आयरन होंगे तो क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। यहाँ पर आपका ये भी क्या होगा, एक आयरन होगा, और एक आयरन होगा तो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक, क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन अगर यहीं पर ये लिख लिए हैं,
अगर यहीं पर कोई हम ऐसा मॉलिक्यूल लगा दें जैसे आपका CBr CH3, अब देखिए अब आपका ये मॉलिक्यूल यहाँ तो प्लेन है इस डबल बॉन्ड में, लेकिन इससे क्या है ये मॉलिक्यूल में कहीं से आप डिवाइड करेंगे तो दो भागों में डिवाइड नहीं होगा, मीन्स आपका इसके कारण तो नहीं, लेकिन अगर आप कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट है किसी डिफरेंट चीज के कारण क्या है कायरलिटी है, तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऐसा नहीं कि सभी एल्कीन या बेंजीन रिंग वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। अगर कोई ऐसा सेंटर प्रेजेंट हो गया जिसके कारण मॉलिक्यूल में एसिमेट्री आ गई, अब यहाँ से आप बताइए इस प्लेन से पास करेंगे तो क्या है तो इक्वल भाग में डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका ये 3D में होगा, टेट्राहेड्रल है, अब 3D है तो इस प्लेन के थ्रू जब पास करेंगे तो आपका ये पोर्शन सेम नहीं आएगा, और सेम नहीं आएगा तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, क्या हो गया, कायरल हो गया। मीन्स आपका यहाँ पर इसमें हम कह सकते हैं नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, कायरल हो गया, और कायरल हो गया तो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक, तो कोई जरूरी नहीं कि आपका डबल बॉन्ड है तो एक कायरल ही रहे। क्यों? अगर कोई ऐसा सेंटर प्रेजेंट हो गया जो जिसके कारण मॉलिक्यूल में एसिमेट्री आ गई, मीन्स मॉलिक्यूल कायरल हो गया, तो अब वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्लियर हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री पे। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है कि मॉलिक्यूल में ऐसा कोई सेंटर हो, क्या हो, मॉलिक्यूल में ऐसा कोई सेंटर हो, आप वहां से क्या करिए अपोजिट डायरेक्शन में मूव करिए, और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करिए तो मूव करने पे क्या हो, अगर आपका सेम डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में सेम एटम या ग्रुप आ जाए, ठीक, सेम एटम या ग्रुप आ जाए तो उसमें क्या होगी, सिमेट्री होगी, और उस सिमेट्री को हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहेंगे। तो क्या कि मॉलिक्यूल के बीच आपका कोई ऐसा पॉइंट जिससे हम अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करें तो इक्वल डिस्टेंस पे क्या हो, सेम ग्रुप या एटम आ जाए, तो उसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल के उस सेंटर को हम लोग कहाँ, क्या, जिस सेंटर से हम मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और आपका जहां से सेम ग्रुप आ रहे हैं या एटम आ रहे हैं, तो उस सेंटर को हम लोग मॉलिक्यूल की क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो लिख लीजिए एक लाइन, एनी पॉइंट in the center of molecule, in the center of molecule, any point in the center of molecule to which if a line is drawn, a line is drawn from an atom or group, and on extending its in the opposite direction, and on extending it in the opposite direction in the same extent, बराबर दूरी पे, in the same extent in the same extent if similar atom or group, is obtained full stop, it is called center of symmetry, जैसे मान लो ये आपका CH3 जैसे ये मॉलिक्यूल है, ठीक। अब इस मॉलिक्यूल में देखिए आपका ये अगर कोई ऐसा इस सेंटर, इससे हम क्या करें, इस मॉलिक्यूल से आपका इसके कोई सेंटर मान लो ये है, इस सेंटर से हम इक्वल दूरी पे अपोजिट डायरेक्शन में चलें। जैसे यहाँ से इतनी दूर तक हम लोग गए, यहाँ पर देख रहे हैं CH3 आ रहा है, यहाँ पर भी CH3 आ रहा है, ये बराबर दूरी जाने पे आ रहा है, तो आपका, और यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है, इतनी दूर जाने पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आपका आ रहा है, ठीक। और इसी तरीके से इधर भी जब आप मूव करेंगे, मतलब ये आपका क्योंकि 2D में हमने बनाया है, 3D में है, तो
3D में है तो जब आप इस हाइड्रोजन से इधर की तरफ चलें, इस हाइड्रोजन से इधर की तरफ चलें, इस सेंटर से या इस सेंटर से इस हाइड्रोजन पे चलें और इसके ऊपर वाले हाइड्रोजन पे चलें, तो देखेंगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि आपका सेम एटम या ग्रुप आ जा रहा है। तो इसमें इसका मतलब मॉलिक्यूल में क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और इसी को हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। कि मीन्स आपका मॉलिक्यूल के अंदर कोई ऐसा पॉइंट जिससे हम अपोजिट डायरेक्शन में जब हम मूव करें सेम दूरी पर, सेम ग्रुप या एटम आ जाए, तो उस सेंटर को हम मॉलिक्यूल का क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लें हम लोग, जो मान लो ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक, साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पर आपका CH3 है, यहाँ पर H है, ये आपका H और ये CH3 है। अब देखिए इस सेंटर से अगर हम इक्वल दूरी पे जाएं यहाँ और यहाँ पर भी अपोजिट डायरेक्शन में गए, सेम दूरी पे क्या आ गया, मान लो CH3 यहाँ भी, ये जो आपका पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ से दोनों की डिस्टेंस क्या है, सेम है, और यहाँ से आपका इन दोनों की डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो क्या होगा आपका, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, भले ही मॉलिक्यूल में कायरल एटम कार्बन एटम हो, भले ही मॉलिक्यूल में कायरल, जैसे देखिए यहाँ पर आपका क्या है, इस कार्बन से 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप लगे हों, लेकिन अगर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो क्या होगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और मॉलिक्यूल क्या होगा, ये कायरल होगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, एक कायरल होगा और क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर एक कायरल है तो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल दूसरा केस हम लोग ले रहे हैं, CONH CH3 सपोज दैट ये मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल में आप इस सेंटर को ले लीजिए, इस सेंटर से चाहे आप जिस डिस्टेंस में चलेंगे, देखिए यहाँ पर आए हम लोग, NH यहाँ पर इतनी दूर चल रहे हैं, NH मिल रहा है, यहाँ से आप चले इतनी दूर पर CO आ रहा है, यहाँ से इस डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में चले तो क्या आ गया, ये CO आ गया, क्या आ गया, ये CO आ गया। इधर चल रहे हैं तो कार्बन आ जा रहा है, इधर भी आपका उतनी दूर पे कार्बन आ रहा है, यहाँ से यहाँ पर गए इतनी दूर पे, इतनी दूर पे जब अपोजिट डायरेक्शन में गए तो यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ से हम जब यहाँ जा रहे हैं CH3 और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तब क्या हो रहा है, CH3 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है मीन्स आपका क्या है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो क्या होगा, एक आयरन होगा, और एक आयरन होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर इसी में हम लोग CONH CH3 CH3, अब देखिए ये सेम मॉलिक्यूल है, बस दोनों हमने CH3 क्या किया, एक साइड कर दिया और दोनों हाइड्रोजन एक साइड कर दिए। अब देखिए यहाँ से इस सेंटर से जब इधर इतनी दूर मूव करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ क्या है, CH3 है। अब CH3 है तो इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कायरलिटी नहीं है, और कायरल नहीं है तो आपका क्या होगा, क्यों, क्योंकि आपका देखिए किसी भी डायरेक्शन में जाइए उस पॉइंट से हमेशा ऐसा, अगर मान लो जैसे ये तो सेम आ रहा है, NH भी सेम आएगा, CO भी सेम आएगा, लेकिन आपका क्या हुआ, अगर कोई भी यहाँ CC भी सेम आएगा, मूव करेंगे तब, लेकिन कोई भी अगर आपका पार्ट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी और मॉलिक्यूल क्या होगा, कायरल होगा। मीन्स आपका क्या होगा, ये नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो क्या होगा, मॉलिक्यूल कायरल होगा, और कायरल है तो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक, क्या होगा, कायरल है। अगर हम लोग इसी को यहाँ पर आपका Cl ले लें, देखिए इसको हम यहाँ पर Cl ले लें, ठीक। तो अब देखिए यहाँ से मूव कर रहे हैं, हाइड्रोजन आपका आ रहा है सेम डिस्टेंस पे,
लेकिन जब इधर मूव कर रहे हैं तो एक तरफ CH3 है, एक तरफ क्या है, Cl है, तो आपका क्या होगा इसमें, इसका मतलब डिफरेंट ग्रुप एटम या ग्रुप आ गया तो क्या होगा इसमें, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूल क्या होगा, ये कायरल होगा, मॉलिक्यूल क्या होगा, कायरल होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक, क्या होगा, कायरल होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक, इसी तरीके से मान लो अगर इसको हम ले लें, CH3 CH3, अब देखिए क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि इस कोई पॉइंट इसमें कहीं भी कोई सेंटर लीजिए, उससे मूव करेंगे तो इधर अगर हाइड्रोजन आ रहा है तो इधर क्या आ रहा है, CH3 आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें मॉलिक्यूल में नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, और मॉलिक्यूल क्या होगा, ये एक आयरन होगा, क्या होगा, एक आयरन होगा। ठीक, मॉलिक्यूल क्या होगा, एक आयरन होगा। तो क्लियर हो गया कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या कैसे निकालना है। क्या करेंगे कि मॉलिक्यूल में कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए और उस पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में चलिए, किसी भी डायरेक्शन में जाइए। ठीक, सभी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, सेम डिस्टेंस पे सेम एटम या ग्रुप आना चाहिए। अगर सेम एटम या सेम ग्रुप नहीं आया तो मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तब मॉलिक्यूल कायरल होगा। लेकिन अगर सभी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जाइए, सेम डिस्टेंस में क्या आ गया, सेम एटम या ग्रुप आ गया, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, वो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी और मॉलिक्यूल एक आयरन होगा। ठीक, क्लियर हुआ है। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, देखिए एक्सिस का मतलब क्या होता है, जैसे कोई मॉलिक्यूल है, ठीक, ये सपोज दैट मॉलिक्यूल है, ये यहाँ हमने लिख दिया, यहाँ Cl लगा दिया। ठीक, ये एक्सिस है। ठीक, एक्सिस का मतलब होता है कि आपका कोई ऐसा, एक चीज और थोड़ा सा उसमें लिख लीजिए सारी, इसमें से सेंटर ऑफ सिमेट्री में, कि सेंटर ऑफ सिमेट्री जो होती है वो आपके केवल साइक्लिक मॉलिक्यूल में होती है, नॉन साइक्लिक में नहीं होती है। लिख लीजिए एक लाइन, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज ऑब्जर्व्ड only in cyclic molecules, only in cyclic molecules and ऐसा लिखिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज ऑब्जर्व्ड इन मॉलिक्यूल्स, इन साइक्लिक मॉलिक्यूल्स in which ring consist of even number of carbon atom, ring consist of even number of carbon atom। देखिए जैसे यहाँ पर अभी हमने 8 नंबर आप लिया, तो यहाँ पर देखिए अगर आपका यहाँ पे मान लो CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H है। ठीक, तो अब देखिए इस पॉइंट से, ठीक, इस पॉइंट से जब आप इस डायरेक्शन में चलेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आपका एक कार्बन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी कार्बन नहीं आ रहा है, इसमें आपका कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री केवल उन्हीं मॉलिक्यूल्स में ऑब्जर्व होगी, कि रिंग में ऑब्जर्व होगी, जिसमें क्या होगा, सेम नंबर ऑफ, मतलब इवन नंबर ऑफ क्या होंगे, कार्बन होंगे, या कहीं इवन नंबर ऑफ एटम होंगे। अगर इवन नंबर नहीं है, 8 नंबर हैं, तो उसमें कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ठीक ना, क्या होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ठीक, क्लियर हुआ कि सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो अब आपका हम लोग आते हैं अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, अल्टरनेटिंग एक्सिस का मतलब क्या होता है, जैसे
अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक, क्या है ये वाटर मॉलिक्यूल है। अब इससे हमने एक एक्सिस पास किया है और इस एक्सिस के थ्रू रोटेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस एक्सिस के थ्रू रोटेट करें, और रोटेट करने के बाद इसका हम क्या करें, फिर मिरर इमेज ले लें। क्या करें, मिरर इमेज ले लें, और मिरर इमेज ले लें तो अगर आपका क्या होगा, मिरर इमेज सेम आ गया, ठीक, क्या हुआ, मिरर इमेज सेम आ गया। जैसे इसको हमने रोटेट किया, अब रोटेट करने के बाद आपका एच इधर आया, एक एच इधर आ गया, ठीक, यहाँ पर आपका ये H1 था, ये H2 था। अब इसको आपने रोटेट किया तो क्या हो गया, ये आपका रोटेट करने पे मान लो हमने 180 डिग्री रोटेट किया, 360 डिग्री में कोई भी आपका रोटेशन हो, 180 डिग्री आपने रोटेट किया। अब 180 डिग्री में रोटेट किया तो आपका H2 इधर आ गया, H1 इधर आ गया, ठीक, H2 आपका इधर आ गया। अब इसका हमने क्या किया, मिरर इमेज ले लिया, और मिरर इमेज जो हमने लिया अगर आपका इसके सेम आ गया, ठीक, क्या हो गया, इसके सेम आ गया, ठीक, तो क्या होगा, वो उसमें अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। जैसे अब देखिए यहाँ पर क्या है, मिरर इमेज आ गया, ये सेम आ गया मिरर इमेज, तो इसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो जिसमें भी आपका अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक, जैसे आपका क्या है बताइए, क्या है ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसमें CH3, ठीक, एक ये लगा है, ये CH3H है, ठीक, CH3H है। अब इससे हमने एक्सिस पास किया, एक्सिस पास करके इसको हमने रोटेट किया, ठीक, क्या किए, रोटेट किए, और रोटेट करने के बाद इसका हमने मिरर, यहाँ से हमने फिर क्या किया, इसको हमने रोटेट किया, ठीक, 180 डिग्री रोटेट करने के बाद इसका हमने मिरर इमेज ले लिया। और जब मिरर इमेज लेंगे तब आपका देखिए रोटेट किया हमने, रोटेट करेंगे तो आपका CH3 क्या होगा, इधर आ जाएगा। अब इधर आएगा तो मिरर इमेज में क्या होगा, मिरर इमेज में क्या होगा, ये वाला नीचे पोर्शन जाएगा H, और H आपका इधर आएगा, सॉरी CH3 आपका नीचे जाएगा, H इधर जाएगा, इधर आपका CH3 नजदीक आएगा रोटेट करेंगे तो। ऐसे करते हैं, ठीक, इसको 180 डिग्री रोटेट करते हैं, और 180 डिग्री रोटेट करेंगे आप तो क्या होगा, N, देखिए जो CH3 यहाँ पर था ये ऊपर की तरफ हो जाएगा CH3, और H आपका ये नीचे, ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, और ये वाला पोर्शन क्या होगा, इधर आ जाएगा। 180 डिग्री रोटेट किया। अब इसका आपने क्या किया, मिरर इमेज ले लिया, और मिरर इमेज जब आप लेंगे तो देखिए इसका मिरर इमेज क्या होगा, अब H आपका यहाँ पर क्या है, नजदीक है तो H इधर आएगा, CH3 इधर आएगा, H आप CH इधर क्या आएगा, नजदीक CH3 है तो नजदीक CH3 आएगा, H आपका इधर आएगा, ठीक, H क्या होगा, इधर आ गया। तो अब आपका रोटेट करने पे क्या हो जाए, रोटेट करने पे मिरर इमेज आपका सेम आ जाए, ठीक, ये सेम आपका देख रहे हैं, CH3 जिधर ऊपर था उधर आपका आ गया, H आपका क्या हो गया, नीचे आ गया, ठीक। तो आपका इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसमें अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक, क्या है, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक ना। तो क्या है, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री मीन्स आपका अगर हम लोग कहें तो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है कि किसी एक्सिस के थ्रू मॉलिक्यूल को रोटेट करिए और फिर उसका मिरर इमेज ले लीजिए, और मिरर इमेज क्या हो, अपने पहले के कंपाउंड के समान आ जाए, तो क्या होगा, उसमें अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक। तो लिख लीजिए एक लाइन, इफ ए मॉलिक्यूल इज रोटेटेड along a axis and then reflected a plane which is perpendicular to the axis, यहाँ पर जो एक्सिस होगी उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक, which is perpendicular to the axis
which is perpendicular to the axis, comma, if a similar structure is obtained, if a similar structure is obtained, then it is called alternating axis of symmetry. तब इसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट ए सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ए सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है? देखिए यही वाटर को हम लोग देख लेते हैं क्या होता है, इसे क्लियर कर लीजिए आप लोग। क्या करिए कि मॉलिक्यूल में किसी भी एक्सिस के थ्रू उसको 360 डिग्री रोटेट करिए। ठीक, क्या करेंगे? 360 डिग्री रोटेट करिए। तो रोटेट 160 डिग्री रोटेट करने पे अगर आपका सिमिलर स्ट्रक्चर आ गया या सिमिलर आपके एटम या ग्रुप आ गए, ठीक, तो जितनी बार आएंगे उसे हम उसका उतनी फोल्ड ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। ठीक, लेकिन अगर आपका सिमिलर नहीं आ रहा है तो उसमें आपका कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। मीन्स आपका जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, अब वाटर मॉलिक्यूल है, अब वाटर को इस एक्सिस के थ्रू क्या करिए? 360 डिग्री रोटेट करेंगे। तो पहले आप वाटर को अपनी तरफ लिए हैं, एच को एक, अब रोटेट करेंगे तो आपका क्या होगा? देखिए 180 डिग्री जाएगा, दूसरा एच आपकी तरफ आ जाएगा, फिर आपका जाएगा तो दूसरा एच आएगा। या आपका देखिए ये साइक्लिक प्लेन है। अब इसके थ्रू आप क्या करिए? यहाँ से इसको आप इस एक्सिस के थ्रू क्या करिए? रोटेट करेंगे। ये 1 2 3, जब आप रोटेट करेंगे कितना? 60 डिग्री रोटेट करेंगे। और जब 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? सॉरी 120 डिग्री रोटेट करिए। 120 डिग्री रोटेट करेंगे तो आपका इस एक्सिस के थ्रू तो क्या होगा? यहाँ पर आपका 1 की जगह क्या आ जाएगा? 2 की जगह 1 आ जाएगा। 2 3 इस एक्सिस के थ्रू रोटेट कर रहे हैं तो आपका देख रहे हैं क्या हुआ? सिमिलर स्ट्रक्चर आ गया। यहाँ पर आपका कितना? 120 डिग्री जब आपने रोटेट किया तो सिमिलर स्ट्रक्चर आ गया। तो इसी तरीके से फिर 120 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या होगा? ये आपका सिमिलर स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसमें क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो किसी भी मॉलिक्यूल को किसी एक्सिस के थ्रू, ठीक, क्या करें? अगर हम रोटेट करें, जैसे देखिए इसको हम क्या कहेंगे? अब क्योंकि 3 बार सेम स्ट्रक्चर आएगा, 3, तो इसे हम C3 बोलेंगे। अब देखिए अगर हम इस एक्सिस को पास करें और मॉलिक्यूल को रोटेट करें तो 2 बार क्या होगा? सिमिलर स्ट्रक्चर आएगा, इसे हम C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। ठीक, तो 360 डिग्री से रोटेट करने पर किसी भी एक्सिस के थ्रू जितनी बार सिमिलर स्ट्रक्चर आता है, अगर आ रहा है तो उसमें आपका इसका मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और अगर नहीं आ रहा है तो क्या होगा? एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। और जितनी बार एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएगा उसे हम उतना n फोल्ड ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। n फोल्ड का मतलब n यहाँ पर कितनी बार सिमिलरिटी आ रही है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये हो गया क्या? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब आपका कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक, अगर उस मॉलिक्यूल में जो सिमेट्री है उसमें से अगर आपका कोई भी सिमेट्री नहीं है, ठीक ना, इसमें से आपका किसी मॉलिक्यूल्स में हैविंग नो एनी सिमेट्री, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में ये चारों सिमेट्री नहीं है तो इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? क्लियर हो गया कि मॉलिक्यूल्स इन विच नो एनी सिमेट्री इज प्रेजेंट, जिसमें कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती उस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं हम लोग? एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। और आपका जिसमें आपका क्या हो? प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो और आपके अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो। मीन्स आपकी ये 3 सिमेट्री प्रेजेंट हो और सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री ना हो, इस मॉलिक्यूल को हम लोग डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल। डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। ठीक, क्या? डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, और जिसमें आपका क्या हो? पूरी सिमेट्री आपकी क्या हो? पूरी सिमेट्री प्रेजेंट हो, उस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहते हैं।
क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, जिसमें आपके ऑल आर प्रेजेंट, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिक कहेंगे। क्या कहेंगे, सिमेट्रिक कहेंगे। तो क्या 3 वर्ड यहाँ पर हमने डिस्कस किया। एसिमेट्रिक, जिसमें कोई भी आपका सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है, नो एनी सिमेट्री प्रेजेंट, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नो एनी सिमेट्री प्रेजेंट। ठीक, कोई भी सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। अगर चारों प्रेजेंट हैं तो उसे क्या होंगी, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। और आपका 3 क्या है, एब्सेंट हैं, कौन कौन सी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 3 एब्सेंट क्या हैं, 3 आपकी एब्सेंट हैं, कौन कौन सी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उस मॉलिक्यूल को हम लोग डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहते हैं। और जितने भी एसिमेट्रिक और डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होते हैं, ऑल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन सिमेट्रिक आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। मीन्स हम लोग यहाँ पर एक लाइन कह सकते हैं कि ऑल मॉलिक्यूल्स which are asymmetric and dissymmetric are optically active, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।